हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। माय नेम इज उदित गुप्ता। आज हमारा सेकंड लेक्चर है हमारे चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का, जो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का फर्स्ट चैप्टर। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में, और ये जो लेक्चर है हमारा ये पूरा कुलम्स लॉ पर फोकस्ड होगा। ठीक है, तो आज के जो हम स्लाइड्स या जो लेक्चर हम कवर करेंगे उसमें कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नाम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है। जो टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने हैं वो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स प्रॉपर्टी, जो कि हमने कवर कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कुलम्स लॉ पर होगा। इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पर बेस्ड होंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, हमने जो लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ा था, उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था। हमने देखा था कि कैसे चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। और हमने ये देखा था कि जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं। रिपल करने का मतलब एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाते हैं। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमने बात करा था फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का, कि कैसे अगर हम दो बॉडीज को आपस में रब करते हैं तो उनमें चार्जेस का ट्रांसफर होता है। और उसके बाद फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को, कि अगर कोई चार्ज रॉड या चार्ज कंडक्टर किसी अनचार्ज कंडक्टर के पास आता है तो वो अनचार्ज कंडक्टर पे चार्जेस आ जाते हैं। उसके बाद हमने चार्जेस की प्रॉपर्टीज को देखा था, जो बेसिकली तीन होती हैं: एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तीनों को हमने पढ़ा था, समझा था। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेस्ड है कुलम्स लॉ पर। तो बेसिकली सच कहा जाए तो आज से हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स की स्टार्टिंग है। जो इलेक्ट्रोस्टैट जो हमारी यूनिट है उसकी स्टार्टिंग आज से। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो एक बेसिक्स था आपका चार्जेस, जो कि आपको चैप्टर 3 में भी यूज होगा। लेकिन यहां पर जो हमारा चैप्टर जो सेकंड लेक्चर जो हम कुलम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे उसकी स्टार्टिंग हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स की स्टार्टिंग है। ठीक, अब यहां पर इलेक्ट्रोस्टैट्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैट्स अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है दो वर्ड से बना, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मतलब जो हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन। बेसिकली इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। तो यहां पर हम बेसिकली चार्जेस के बारे में बात करें। इलेक्ट्रो मतलब यहां पर इलेक्ट्रो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहां पर स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, मतलब चार्जेस एट रेस्ट। चार्जेस एट रेस्ट। हम बात करेंगे जो हमारे चार्जेस हैं वो रेस्ट पर है। मतलब इस पूरे चैप्टर में आप समझ लीजिए चैप्टर 1 एंड 2 जो हम पढ़ेंगे, जो कि हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स हैं, और सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दोनों ही चैप्टर में हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि जिन चार्जेस की हम बात करें वो रेस्ट में, वो रुके हुए हैं। जिन चार्जेस के फोर्स की हम बात करें, जिन चार्जेस की फील्ड की हम बात करें, जिन चार्जेस के पोटेंशियल की बात करें किसी पॉइंट पर, वो सारे चार्जेस क्या है? रेस्ट में है। ठीक है, तो यहां पर हमारी इलेक्ट्रोस्टैट्स यूनिट की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम क्या करेंगे? हम पढ़ेंगे ऐसे चार्जेस के बारे में जो कि रेस्ट में ट्रीट किए जाएंगे। तो यहां पर कुलम्स लॉ को हम सबसे पहले हमारे सबसे पहले जो स्टार्ट हम करेंगे अपनी यूनिट की, वो कुलम्स लॉ से करेंगे। कुलम्स लॉ क्या है? क्या कहता है कुलम्स लॉ? कुलम्स नाम के एक साइंटिस्ट थे, अगस्टीन कुलम। उन्होंने बोला कि अगर दो चार्जेस हैं, अगर सपोज दैट एक चार्ज Q1 है और लेट सपोज दैट दूसरा चार्ज Q2 है, दोनों के बीच में कुछ सेपरेशन है, कुछ दूरी पर रखे हैं एक दूसरे से, तो दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। जाहिर सी बात है, चार्ज है। चार्ज का मतलब कि चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है, हमने पढ़ा था, कि जिसकी वजह से जो एलिमेंट्री पार्टिकल है एक दूसरे पर फोर्स लगाते भी और एक्सपीरियंस भी करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि ये कोई एलिमेंट्री पार्टिकल रहे होंगे या कोई ऑब्जेक्ट रहा होगा जिस पर चार्ज होगा, और ये दोनों चार्जेस क्या करेंगे? एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, फोर्स रिपल्शन का भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ चार्ज। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, और दोनों चार्ज अगर अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो यहां पर कुलम्स ने बोला कि अगर दो चार्ज जो कि किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, कुछ दूरी पर रखे हुए एक दूसरे से, तो वो चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और वो फोर्स कैलकुलेट हम कैसे करेंगे? तो इसी को कुलम्स लॉ ने रिड्यूस किया था, इसी के बारे में कुलम्स ने बताया था हमें।
उन्होंने कहा था कि जो फोर्स वो एक दूसरे पर लगाएंगे वो फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके? वो फोर्स जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है, यहां पर एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब दोनों चार्जेस का जो प्रोडक्ट होगा वो फोर्स उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि हम किसी भी एक चार्ज की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, मतलब फोर्स बढ़ जाएगा दोनों के बीच का। या अगर हम किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड को घटाएंगे तो क्या होगा? फोर्स कम हो जाएगा दोनों चार्जेस के बीच का। ठीक है। उसके बाद उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट दी कि वो जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम के। मतलब उनके बीच में जो डिस्टेंस है, आप यहां देख सकते हैं, उनके बीच में मैंने डिस्टेंस आर मानी है, दोनों चार्जेस के बीच में मैंने जो डिस्टेंस लेट करी है वो आर लेट करी। तो ये जो फोर्स होगा, ये जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब अगर आप उनकी डिस्टेंस को दुगुना बढ़ाओगे तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। आप उनके बीच के डिस्टेंस को 3 गुना बढ़ा दोगे तो फोर्स 9 गुना कम हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अगर आप उनके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दोगे तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। मतलब स्क्वायर के रेट से फोर्स में चेंज आएगा। आ रही बात समझ में? जो फोर्स में चेंज आएगा वो किस रेट से आएगा? स्क्वायर के रेट से आएगा। ठीक। अभी इसको हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म में लिख करके एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहां पर देखिए, कुलम्स ने बोला कि अगर दो चार्जेस हैं, सपोज दैट Q1 एंड Q2 आर डिस्टेंस पर सेपरेटेड है, आर डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, तो क्या होगा? जो फोर्स होगा वो चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन से एक स्टेटमेंट बनाए तो हमें ये मिलेगा, हमें कुछ ऐसी स्टेटमेंट मिलने वाली, ठीक। अब यहां पर हमें पता तो चल गया कि फोर्स चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन किस रेट से फोर्स चेंज होगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाने या घटाने से फोर्स किस रेट से चेंज होगा, उसको बताने के लिए यहां पर हम एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाकर के हम प्रोपोर्शनल को हटाकर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे के। ठीक है, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम इंट्रोड्यूस करेंगे के। तो कुलम्स ने बोला ये जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में, हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से। हम क्या कर सकते हैं? हम के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं दो चार्जेस के बीच में। ठीक है, ये के क्या है? यहां पर के प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू अलग अलग मीडियम के अलग अलग होती है। अब देखो भैया, चार्ज एयर में भी प्रेजेंट हो सकता है, चार्ज वैक्यूम में भी प्रेजेंट हो सकता है, चार्ज वाटर में भी हो सकता है, चार्ज ग्लास में भी हो सकता है, हर जगह चार्ज प्रेजेंट हो सकता है अलग अलग मीडियम में। मेरा कहने का मतलब यह है कि चार्ज अलग अलग मीडियम में प्रेजेंट हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम उनके बीच में वो फोर्स चार्जेस एक दूसरे पर, डिपेंडिंग अपॉन द मीडियम चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो के होगा, ये के क्या है? के की वैल्यू अलग अलग मीडियम से अलग अलग होती है। लेकिन हम बात करें अगर फ्री स्पेस की, या सपोज दैट हम बात करें एयर की या वैक्यूम की, तो जो के की वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹। अच्छा, यूनिट भी होगी कुछ, अगर के है तो इसकी कुछ यूनिट होगी, क्योंकि ये रेशियो थोड़ी है, ये तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो रेशियो की यूनिट नहीं होती, जो रेशियो है उसकी यूनिट नहीं होती। लेकिन ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है तो इसकी भी तो कुछ यूनिट होगी, तो यूनिट निकालते हैं। आप समझिएगा ध्यान से, यूनिट मैं कैसे निकालूं ध्यान से देखिएगा। जैसे हमें पता है F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है, सभी को पता है। चार्ज की यूनिट कूलम, Q1 की भी यूनिट कूलम, चार्ज Q2 भी की यूनिट कूलम। आर मीटर है तो मीटर है, लेकिन इस पे लगा स्क्वायर तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? यहां से ये हो जाएगा के एन इज इक्वल्स टू
के कूलम्ब स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर। के को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर भेजिए एन की तरफ लेफ्ट हैंड साइड। तो मीटर स्क्वायर नीचे डिवाइड कर रहा तो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कूलम्ब स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आकर के डिवाइड हो जाएगा। आपको पता है ना इक्वल टू के अगर आप किसी भी चीज का साइड एक्सचेंज करते हैं, आप उसको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं तो उसका जो पर्पस है बदल जाता है। अगर वो मल्टीप्लीकेशन हो रहा था तो वो आके दूसरे साइड डिवीजन करेगा, अगर वो डिवीजन हो रहा था दूसरे साइड आके मल्टीप्लीकेशन करेगा, अगर एडिशन कर रहा था तो अगर वो दूसरे साइड जाएगा तो वो सब्सट्रैक्शन करेगा, और सब्सट्रैक्शन कर रहा था तो अपोजिट साइड आके एडिशन करेगा। तो ये सारे बेसिक्स आपके मैथ्स के हैं, आपको पता होगा, बचपन से सिखाते आ रहे हैं टीचर्स आपको। तो यहां पर जो के की यूनिट निकल के आई आपके सामने मैंने निकाला, वो आई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो यहाँ के की यूनिट क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा के है। अच्छा, मैंने पहले ही बता दिया के की वैल्यू हमेशा ये नहीं रहेगी, के की वैल्यू सिर्फ फ्री स्पेस या एयर के लिए होगी, अलग अलग मीडियम के लिए के की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है, अच्छा के को हम और भी एक्सपेंड कर सकते हैं, इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की खास बात यह है कि हम इसको और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो के को जब हम और ओपन करेंगे इसकी वैल्यू को, तो ये हमें एक वैल्यू देगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, मेन चीज एप्सिलॉन नॉट है यहाँ पर। ये एप्सिलॉन नॉट बहुत जरूरी चीज है। इस एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। देखिए, फोर्स कितना लगेगा किसी भी मीडियम में, दो चार्जेस एक दूसरे पर कितने अमाउंट में फोर्स एक्सर्ट कर पाएंगे, वो इसी एप्सिलॉन नॉट पर डिपेंड करता है। सारा किस्सा एप्सिलॉन नॉट का है, ये मीडियम से रिलेटेड। ठीक है, परमिटिविटी, देखो परमिटिविटी से समझ जाओ, परमिटिविटी, परमिटिविटी बना है परमिट, समझो, रिलेट करो। परमिटिविटी बना है परमिट से। परमिट का मतलब क्या होता है, अलाउ करना। कौन सा मीडियम दोनों चार्जेस को कितना अलाउ कर रहा है कि तुम एक दूसरे पर फोर्स लगाओ। मेरी बात समझना ध्यान से, आप एक टग ऑफ वॉर का गेम समझ लो। दो एक तरफ एक पर्सन खड़ा है, एक तरफ दूसरा पर्सन खड़ा है। मैं यहां आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, इसने रस्सी पकड़ रखी, एक पर्सन यहां खड़ा है, इसने रस्सी पकड़ रखी। ठीक है, ये वो लाइन है, जो लाइन में एक को अपनी तरफ खींच लेगा वो जीत जाएगा, समझ लो ऐसा है। तो यहां पर अगर दोनों पर्सन के बीच में सिर्फ एक रस्सी है और वो एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो वो पूरी ताकत से एक दूसरे को खींच पाएंगे। समझना मेरी बात ध्यान से, अभी ये इनके बीच में कोई और नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके बीच में, तो ये पूरी ताकत से एक दूसरे को खींच पाएंगे। लेकिन अगर मैं कह दूं कि यहां मैंने एक प्लास्टिक की शीट लटका दी, सॉरी प्लास्टिक की शीट नहीं, एक वुडन प्लाईवुड, समझते हो, प्लाईवुड को लगा दिया उनके बीच में, और इस बीच में एक होल कर दिया जिससे रस्सी आर पार हो रही है। मतलब वो दोनों पर्सन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे, लेकिन बस रस्सी जो है वो प्लाईवुड के आर पार है और वो दोनों ने पकड़ के एक दूसरे को खींचे। तो हो सकता है एक पर्सन ज्यादा ताकतवर हो और दूसरे को खींच ले, तो दूसरा वाला खींचे तो जाएगा लेकिन प्लाईवुड से आके टकरा जाएगा, प्लाईवुड से आके टकरा जाएगा। समझो मेरी बात, दो पर्सन है, दोनों के बीच में प्लाईवुड लगा है, प्लाईवुड में एक होल है जिससे रस्सी पास हो रही। अब दोनों पर्सन उस रस्सी को पकड़ के एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो क्या होगा, अगर ताकतवर पर्सन जो होगा वो दूसरे को खींच तो लेगा, लेकिन प्लाईवुड लगने की वजह से वो पर्सन जब खींचेगा तो प्लाईवुड रोकेगा उसे खींचने से, थोड़ा मतलब थोड़ा उसके फोर्स को कम करेगा। ठीक है, उसको और एनर्जी लगानी पड़ेगी उस पर्सन को पूरा अपनी तरफ खींचने की, क्योंकि और एनर्जी क्यों, क्योंकि वो प्लाईवुड बीच में आ गया। उस प्लाईवुड को जब तक आप इतना फोर्स ना लगा दो कि प्लाईवुड उखड़ के निकल जाए, तब तक वो दूसरा पर्सन उसको खींच नहीं पाएगा। आ रही बात समझ। तो यहां पर अब इस एग्जांपल से हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और अपने जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उस पे आते हैं। तो यहां पर समझना ध्यान से, ओहो ये तो पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख देता हूं। वो आप लोगों ने नोट नहीं किया था तो आप लोग बैक जा करके उसको नोट कर लेना, वो पूरा इरेज हो गया मेरे से। तो यहां पर क्या हम बात कर रहे थे, हम बात ये कर रहे थे कि जैसे अलग अलग मीडियम में ना जो पार्टिकल की डेंसिटी होती है अलग अलग होती है। एयर में पार्टिकल की या वैक्यूम में पार्टिकल की डेंसिटी बहुत कम होती है, तो उनके जो चार्जेस के बीच में बहुत कम पार्टिकल होते हैं, और पार्टिकल होते भी हैं तो बहुत ज्यादा स्पेस में होते हैं,
बहुत ज्यादा जगह होता है, बहुत ज्यादा स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, तो दो चार्जेस जो एयर में या वैक्यूम में प्रेजेंट है वो एक दूसरे पर आसानी से फोर्स लगा पाते। लेकिन वही वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है, वाटर के पार्टिकल ज्यादा होने की वजह से वहां पर जो दोनों चार्जेस एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं, उस फोर्स का पूरा इंपैक्ट वो दूसरे पर नहीं डाल पाते। मतलब एक चार्ज अगर फोर्स लगा रहा है तो वो पूरा का पूरा फोर्स इंपैक्ट नहीं डाल पाता दूसरे चार्ज पर। रीजन क्या है, जो उनके बीच में इतने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहां पर क्या होता है, मीडियम बाय मीडियम क्या होता है, जैसे जैसे मीडियम डेंस होने लगता है, वो जो फोर्स लगा रहे हैं दोनों चार्जेस एक दूसरे पर वो कम होने लगता है। अब आप मतलब समझ ही गए होंगे क्यों कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं एग्जांपल लूं वाटर की बात करूं, तो वाटर में अगर एयर में, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं, अगर एयर में दो चार्जेस रखे हुए हैं, अगर एयर में दो चार्जेस रखे हुए हैं और दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है और जो डिस्टेंस है वो क्यू और आर है। कहने का मतलब ये है, जैसे ये मेरा क्यू चार्ज है, Q1 चार्ज है और ये मेरा Q2 चार्ज है, ये दोनों कुछ आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। तो अगर मान लेते हैं ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं एयर में, अगर ये दोनों चार्ज एक दूसरे पर कितना फोर्स लगा रहे हैं, 80 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो वाटर में यही फोर्स, वाटर में हम चार्ज की वैल्यू भी नहीं बदलने वाले, दोनों की डिस्टेंस भी सेम रखने वाले, बस करने क्या वाले, उन दोनों चार्ज को वाटर में डालने वाले। अगर इन दोनों चार्जेस को वाटर में रख दिया जाए और डिस्टेंस भी वही ले ली जाए जो एयर में थी, चार्जेस की वैल्यू भी सेम रखी जाए, तो वाटर में रखते ही ये जो फोर्स चार्ज एक दूसरे पर लगा रहे, ये फोर्स 80 न्यूटन से घट के 1 न्यूटन पर आ जाएगा। समझिए आप बात को। वाटर की अगर हम बात करें, ये वाटर की अगर हम बात करें, ये एयर था, वाटर की अगर हम बात करें, दो चार्जेस जो कि एयर में आसानी से एक दूसरे पर 80 न्यूटन का फोर्स लगा पा रहे थे, वाटर में उन दोनों चार्जेस को रखते ही, डिस्टेंस को सेम रखते ही, मतलब हम डिस्टेंस भी नहीं, हम कुछ नहीं चेंज कर रहे हैं, जितना डिस्टेंस वो एयर में था उनका, उनके बीच में जो डिस्टेंस जो एयर में थी, जो वैल्यू उनकी एयर में थी चार्जेस की, वही सेम वैल्यू हम वाटर में भी रखें। तो लेकिन फोर्स बदल जा रहा है, जो फोर्स पहले एयर में 80 न्यूटन लग रहा था वो वाटर में रखने पर क्या हो जाता है, 1 न्यूटन का हो जाता है। क्योंकि जो एयर में फोर्स होता है, जो फोर्स वाटर में लगता है चार्जेस के बीच में, वो 1/80 टाइम्स होता है किसमें, एयर में लगने वाले फोर्स। आ रही बात? ये क्यों फर्क आया, मीडियम की वजह से आया। तो इसी चीज को जो जो टर्म हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है कि जो फोर्स डिपेंड करेगा वो मीडियम पे करेगा, वो डिपेंड करता है, वो जो क्वांटिटी है जो हमें ये बात बताती है कि जो फोर्स लग रहा है और मीडियम का उस पर कितना फर्क पड़ेगा उस फोर्स पर, वो क्वांटिटी है एप्सिलॉन। और फ्री स्पेस के लिए इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये एप्सिलॉन मीडियम टू मीडियम बदलता रहता है, जिसकी वजह से के की वैल्यू बदलती है। अभी मैंने आपको बताया ना के क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये एयर के लिए है, और आपको मैं बता दूं एयर के लिए जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो भी फिक्स है। वो कितनी है, वो है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर। अब ये यूनिट खुद निकालना, कैसे मैंने निकाला, पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने आपको यूनिट निकालने का तरीका सिखाया था, इसकी यूनिट आप खुद निकालने की कोशिश करिएगा। तो यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी की जो वैल्यू होती है, वो 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपको समझ में आ गया वो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। कूलम्ब्स लॉ कहता है जो फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बीच में, अगर वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है, तो वो क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर होगा। ये फोर्स किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, चार्जेस की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब वैल्यू, जैसे 10 कूलम्ब का चार्ज है तो 10 कूलम्ब इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड को लेके कंफ्यूज मत होना, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। तो 10 कूलम्ब का चार्ज ले रहे हैं तो उस चार्ज का मैग्नीट्यूड 10 कूलम्ब, बेसिक बस इतनी सी बात। जो फोर्स डिपेंड करेगा वो मैग्नीट्यूड पर करेगा, चार्जेस के उनके बीच के डिस्टेंस पर करेगा, और साथ ही साथ मीडियम पर करेगा। अभी हमने मीडियम को डिस्कस किया। जो फोर्स होगा वो डिपेंड किस पर डिस्कस करेगा, मीडियम पर, चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। ये फेयर नहीं है, ये फोर्स इन एयर है। ठीक है, ये सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, फेयर समझ मत बैठना उसको। चलिए मैं हट जाता हूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यार, इसको लिख लीजिए। ठीक, अब मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखो भाई, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, उसकी एक डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। नहीं, तो अगर फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो कूलम्स लॉ के थ्रू हमने फोर्स को डिड्यूस किया, हमने फोर्स के एक्सप्रेशन को निकाला, उसको भी वेक्टर फॉर्म में समझने की जरूरत है हम। चलिए समझते हैं वेक्टर फॉर्म में। ये कोई चार्ज Q1 है, एक सेकेंड इनके बीच के डिस्टेंस सब कुछ वही लिया। मान लेते हैं ना दोनों पॉजिटिव चार्ज, सपोज दैट, कंसीडर दोनों क्या है? पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ बच्चा लोग, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे पर रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे एक दूसरे से? नहीं, दोनों एक दूसरे पर रिपल्शन का फोर्स लगाएंगे। ये जो Q2 है वो Q1 को दूर भगाने की कोशिश करेगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। ठीक है, ये Q2 है, Q1 को क्या करेगा? दूर भगाएगा। भागो यहां से। तो ये फोर्स किस पर लग रहा है? 1 पर लग रहा है। किसकी वजह से? 2 की वजह से। देखो लिखने का तरीका समझना ध्यान से। यहां पर F12 का मतलब क्या है? F12 का मतलब क्या है? तो F12 का मतलब है, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, उसी तरीके से जैसे 2 जो है, Q2 जो है Q1 को रिपेल कर रहा है, वैसे ही सेम 1 भी क्या करेगा? 2 को रिपेल करेगा। दोनों ही पॉजिटिव नेचर के, दोनों ही एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो वैसे ही जो है, वैसे ही ये जो Q1 1 है आपका, वो 2 को रिपेल करेगा। तो ये लगाएगा फोर्स 2 पर, कौन? 1 लगाएगा। किस डायरेक्शन में? Q2 को भगाएगा अपने से दूर। तो ये Q1 यहां है तो ये इस तरफ थोड़ी खींचेगा उसे, वो तो दूर भगाएगा, इधर भगाएगा। तो जो रिपल्शन का फोर्स लगेगा 2 पर, इस तरफ लगेगा, भागो इधर। तो यहां पर जो मैंने लिखा F21, तो F21 का मतलब समझिए, F21 का मतलब है फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, ये जो फोर्स लग रहा है वो 2 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? 1 की वजह से लग रहा है। ठीक, अब देखिए यहां पर 11th क्लास में आपको वेक्टर थोड़ा सा पढ़ाया जाता है फिजिक्स में, मतलब भर का होता है, बहुत सफिशिएंट वेक्टर पढ़ाया जाता है। 12th में जब आप जाओगे तो मैथ्स में भी वेक्टर आप पढ़ोगे। मैथ्स में है आपके वेक्टर सेकंड बुक में, तो वहां पर थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ोगे। लेकिन 11th की बुक में आपको मतलब भर का वेक्टर पढ़ा दिया जाता है। तो वहां पर आपको पोजीशन वेक्टर के बारे में बताया गया होगा। जिन्होंने अच्छे से 11th को किया होगा उन्होंने वहां पर पोजीशन वेक्टर नाम के वेक्टर को पढ़ा होगा। क्या होता है पोजीशन वेक्टर? एक बार उसको देख लेते हैं। सपोज दैट ये हमारी दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन। कोई पॉइंट यहां पर है ए, सपोज दैट ए। तो पोजीशन वेक्टर बताता है कि हम कहां से कहां जा रहे हैं। जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मैंने बनाया, पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, हमारी पोजीशन किस डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे हम कहां से कहां गए, हम ओरिजिन से ए की तरफ गए, तो हम क्या लिखेंगे? ओ ए। तो ये जो लिखने का तरीका है ROA, ये हमें एग्जैक्टली बता दे रहा है कि हम ओरिजिन से ए की तरफ जा रहे हैं। हमारी जो पोजीशन है, हमारा जो डायरेक्शन है, वो कहां से कहां है? ओरिजिन से ए की तरफ है। आ रही बात समझ में? अब जैसे यहां पर मान लेते हैं यहां कोई बी पॉइंट होता और हम ए से बी जा रहे होते। हम कहां से कहां जा रहे होते हैं? हम ए से बी जा रहे होते। तो यहां पर ये क्या हो जाता? बोलो, ये हो जाता RAB। यानी हमारी पोजीशन कहां से कहां है? हमारी पोजीशन ए से बी की तरफ है। हमारी पोजीशन कहां से कहां है? हमारी पोजीशन ए से बी की तरफ। हम प्रोसीड कर रहे हैं, हम ए से बी की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, या हमारी जो डायरेक्शन है वो ए से बी की तरफ है। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर होता है। इतना सफिशिएंट है आपके, ठीक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब 2 1 पर फोर्स लगाएगा,
अगर आपको किसी को धक्का देना है तो आपको जाना पड़ेगा उसको धक्का देने के लिए। वो नहीं आएगा कि हम आ रहे हमको धक्का लगा देना, आप जाओगे उसको धक्का लगाने। आ रही बात समझ में? तो यहां पर जब 2 1 पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, तो जो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी, फोर्स किस तरफ होगा, वो 2 से 1 की तरफ होगा। जो पोजीशन होगा, जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, 2 से 1 की तरफ होगा। मतलब 2 को जाना पड़ेगा 1 को फोर्स लगाने के लिए, 1 पर फोर्स लगाने के लिए। जो हम डायरेक्शन देखेंगे, जो डिस्टेंस की हम डायरेक्शन देखेंगे, वो 2 से 1 की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि जो 2 होगा वो 1 को भगाएगा, तो 2 को जाना पड़ेगा 1 को भगाने के लिए। जो हम डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस हम ऐसे देखेंगे ना, देखो भैया सिंपल सी बात है, ऐसे समझो, Q2 है, हम Q2 हैं, कोई Q1 वहां खड़ा है, कोई Q1 नाम का बंदा वहां खड़ा है, उसको हम Q1 चार्ज मान लेते, हमें उसको धक्का देना है, रिपल्शन करना है, रिपेल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे ऐसे धक्का देने। आ रही बात समझ में? तो हम कहां जाएंगे, हम उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे, तो हमारा पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R21। तो जो हम फोर्स लगाएंगे, अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, इस चीज को मैं मिटा दे रहा हूं, देख लो इसको ध्यान से, समझ गया ना, इसकी जरूरत नहीं है, वैसे बस समझाने के लिए बताया था। तो देखो, जो फोर्स लगेगा 1 पर 2 की वजह से, वो क्या होगा। अच्छा, इसको समझने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट मैं और बता दूं, उसके बाद हम इसको समझते हैं। देखिए, कोई वेक्टर होता है ना, जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है हमारा, वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते, वेक्टर के दो पार्ट्स होते, कंपोनेंट नहीं बोलूंगा, कंपोनेंट का मतलब दूसरा हो जाता है। वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एक होता है मैग्नीट्यूड जो उसकी वैल्यू बताता है, और एक होता है डायरेक्शन। वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों के प्रोडक्ट से हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी बनता है। समझिएगा, मैं आपको समझाता हूं। जैसे ये कोई ब्लॉक है, इस पर मैं फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, इस पर मैं डायरेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं 10 न्यूटन का। तब ये फोर्स की दो चीजें हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड है, और ये डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है ना, इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को आई कैप से लिखते हैं। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन को हम कैसे लिखते हैं, आई कैप से लिखते हैं, आई कैप। आप, अच्छा, मैं आपको बता देता हूं, तीनों एक्सिस बना करके, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये हमारी जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस में अगर कोई चीज है तो उसकी डायरेक्शन को हम आई कैप से बताते हैं, वाई एक्सिस में अगर कोई चीज है तो हम उसकी डायरेक्शन को जे कैप से बताते हैं, और अगर जेड एक्सिस में कोई चीज है तो हम उसकी डायरेक्शन को के कैप से बताते हैं। ठीक है, अगर निगेटिव एक्स में होगा तो माइनस आई, निगेटिव वाई में होगा तो माइनस जे, और निगेटिव जेड में होगा तो माइनस। ठीक, तो देख लीजिए यहां पर, तो यहां पर अब अगर हम इस फोर्स को लिखेंगे, इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स के बारे में हम लिखेंगे, तो हम सिर्फ ये नहीं लिखेंगे 10 न्यूटन, हम लिखेंगे 10 इंटू आई न्यूटन। क्यों? क्योंकि यहां से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमें बिल्कुल पता चल जा रहा है कि जो फोर्स लग रहा है वो 10 न्यूटन का है और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो वेक्टर होता है ना, उसके दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक, तो यहां पर अगर हम देखें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर के दो पार्ट्स होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हम कैसे निकालेंगे, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला कूलम्ब्स ने बताया था, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो यहां पर डिस्टेंस के लिए हम क्या लिखेंगे, हम डिस्टेंस के लिए क्या यूज करेंगे, हम डिस्टेंस के लिए यूज करेंगे अपना R21। ये एक्चुअली देखो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका है, ये मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका। अगर आप किसी वेक्टर को मॉड में रख देते हो तो इसका मैग्नीट्यूड, ये मतलब हम वेक्टर के डायरेक्शन की अब हम बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। अगर हम किसी भी वेक्टर को मॉड में रखते हैं, इसका मतलब हम वेक्टर के डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, हम अभी सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो यहां से अभी ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन से सिर्फ मैग्नीट्यूड आया। अभी हमने फोर्स को लिखा है वेक्टर F12, जो फोर्स है हमारा वो वेक्टर फॉर्म में, और हमने सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को लिखा है, तो ये गलत है।
अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड में वेक्टर लिखा हुआ है तो राइट हैंड साइड भी वेक्टर होनी चाहिए। तो ये मैग्नीट्यूड, इसको वेक्टर कैसे बनाएंगे? तो यहां हमारे पास यहां पर कौन सी चीज है जिसकी हम डायरेक्शन की बात कर रहे थे? तो हम यहां पर हमारे पास पोजीशन वेक्टर था कि हम किस डायरेक्शन में जाकर के फोर्स को लगा रहे हैं, यानी R12। तो अब हम इसकी मदद से हम क्या करेंगे? हम इसकी मदद से हम डायरेक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे यहां पर R12 कैप। अब ये पूरी वेक्टर क्वांटिटी बन गई, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है ना फोर्स का, इनटू डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं फोर्स लगाने के लिए, वो क्या बना देगा? पूरा का पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी बना देगा। और यही वेक्टर क्वांटिटी हमें क्या देगा? हमें फोर्स देगा। हमें क्या देगा? फोर्स देगा। कौन सा फोर्स? जो 1 पर लग रहा है, किसकी वजह से? 2 की वजह से। आई होप आप समझ रहे हो चीजों को, ठीक है। तो ये क्या आ गया? ये हमारा फोर्स आ गया। ये हमारा क्या आ गया? फोर्स आ गया। किस पर? जो कि 1 पर लग रहा है। किसकी वजह से लग रहा है? 2 की वजह से लग रहा है। एग्जैक्टली अगर हम चाहें तो हम इसी तरीके से जो फोर्स 2 पर लग रहा है 1 की वजह से, उसको भी लिख सकते हैं। अगर 1 को फोर्स लगाना है 2 को, तो अब बताओ डायरेक्शन क्या होगी? मैं अगर Q1 हूं, मुझे Q2 पर फोर्स लगाना, तो मेरे को जाकर उसको धक्का देना पड़ेगा। मतलब मेरी जो पोजीशन होगा फोर्स का, जो डायरेक्शन होगी फोर्स की, वो 1 से 2 की तरफ होगी। तो यहां पर जब हम पोजीशन वेक्टर लेंगे, हम इस केस में जो पोजीशन वेक्टर लेंगे, हम लेंगे R12। वेरी गुड, हम लेंगे R12, क्योंकि हम जो फोर्स लगाएंगे वो 1 से 2 की तरफ लगाएंगे। 1 से 2 की तरफ लगाएंगे। तो जो पोजीशन वेक्टर हम लेंगे कि हमें फोर्स लगाने के लिए किस डायरेक्शन की तरफ, हमें किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ रहा है, हमें फोर्स लगाने के लिए किस डायरेक्शन में प्रोसीड करना पड़ रहा है, तो 1 से 2 की तरफ करना पड़ रहा है। ठीक है। तो यहां पर जो F12 हो जाएगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड। ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन के लिए तो हम किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे थे, उस डायरेक्शन को सिग्निफाई कर दो। ये देखिए R21 कैप और R21 कैप, ये दोनों यूनिट वेक्टर है। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताएंगे, इनको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। पढ़ा हुआ 11th में यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर वो होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, लेकिन उनकी वो किस लिए यूज किए जाते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए यूज किए जाते हैं। तो अगर आप देखिए ध्यान से, तो ये F12 अगर ये वेक्टर है, तो ये जो चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ बता रही है कि F12 का मैग्नीट्यूड कितना है, वैल्यू क्या देगा ये। और ये R21 क्या बता रहा है हमें? R21 बता रहा है कि वो फोर्स किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो। तो यहां से मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन हमें क्या दे रहा है? वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर क्या दे रहा है हमें? एक वेक्टर क्वांटिटी दे रहा है, जो कि हमारा फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स क्या हो गए? वेक्टर फॉर्म हो गए। ये फोर्स का क्या हो गया? वेक्टर फॉर्म हो गया। कि फोर्स को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? आ रही बात समझ में? ठीक। अच्छा, अब एक और चीज समझिए। हमारा जो ये कूलम्स लॉ है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अब आप कहोगे कैसे सर? तो समझते हैं। हमारा ये जो कूलम्स लॉ है ना, ये न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ क्या था, इसको रिमाइंड करते हैं। क्या था न्यूटन थर्ड लॉ? पता है, क्लास 9 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्लास 9 की फिजिक्स में चैप्टर नंबर 9 है वो, आपके क्लास 9 की फिजिक्स। क्या होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ? कि अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, क्या था देख लेते हैं। सपोज दैट ये 2 बॉल्स है हमारे पास, एक बॉल ये, एक बॉल ये, एक बॉल ये। अगर ये बॉल ए है और ये बॉल बी है, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है, तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। जो फोर्स है वो ए पर भी लगेगा। किसकी वजह से? बी की वजह से। और उतना ही लगेगा। जैसे अगर मैं अपने फिस्ट से वॉल को हिट करूं, तो मैं वॉल पर फोर्स लगा रहा हूं, तो अगर मैं वॉल पर फोर्स लगाऊंगा तो वॉल भी मुझ पे उतना ही फोर्स लगाएगा। फर्क क्या होगा? डायरेक्शन का। अगर मैं वॉल पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं, तो जो वॉल है मुझ पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ये था न्यूटन्स का थर्ड लॉ। कभी भी आप देखो, कभी भी अगर आप पंचिंग बैग वगैरह हिट करो तो आपको भी दर्द होता है। क्यों? क्योंकि आपने पंचिंग बैग पर फोर्स लगाया, तो पंचिंग बैग ने आप पर भी फोर्स लगाया, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ए और बी है और ए पर फोर्स लग रहा है बी की वजह से, तो बी भी ए पर उतना ही फोर्स लगाएगा और ए भी बी पर उतना ही फोर्स लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अपोजिट।
डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट। ये माइनस साइन, ये देखो इसका ये क्या रिप्रेजेंट करा है, ये जो मैंने लिखा है क्या रिप्रेजेंट करा है, ये रिप्रेजेंट ये करा है कि जितना फोर्स ए पर लग रहा है बी की वजह से, उतना ही फोर्स बी पर लगेगा ए की वजह से, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये माइनस साइन हमें क्या बता रहा है कि डायरेक्शन जो होगी अपोजिट होगी, ठीक है। तो यहां पर इसी बात को अगर हम प्रूव कर देते हैं कि जितना फोर्स चार्ज Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q1 भी, जितना फोर्स Q1 Q2 पर लगा रहा है उतना ही फोर्स Q2 भी Q1 पर लगा रहा है। अगर हम ये फोर्स ये प्रूफ कर दे और ये भी बता दे साथ साथ कि उनकी उन दोनों की जो फोर्सेस की डायरेक्शन वो अपोजिट हैं, तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होगा, प्रूफ हो जाए। चलिए करते हैं, ठीक। देखिए अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, अगर आप बात करते हैं R21 और R12 की, दोनों का मैग्नीट्यूड R के बराबर है, मतलब ये जो दोनों डिस्टेंस है दोनों ही R के बराबर है। ये R21 का भी जो मैग्नीट्यूड है, R21 का भी जो मैग्नीट्यूड है वो भी R के बराबर है, और R12 का जो मैग्नीट्यूड है, जो डिस्टेंस उन्हें कवर करनी है फोर्स लगाने के लिए, वो भी R के बराबर है। आ रही बात समझ में? अब यहां पर देखेंगे लेकिन इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। अगर R21 लेफ्ट साइड लग रहा है तो R12 राइट साइड लग रहा है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो अभी इक्वल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब क्या होता है, ये मतलब ये होता है कि हम R21 को R12 इज इक्वल्स टू R12 लिख सकते हैं, लेकिन माइनस साइन के साथ। माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। जैसे मैं आपको यहां समझाऊं, जैसे वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी इस डायरेक्शन में है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, दोनों की वैल्यूज बराबर है, लेकिन दोनों की वैल्यूज बराबर हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो हम यहां कैसे लिख सकते हैं, हम यहां इनको लिख सकते हैं ए, वेक्टर ए इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर बी। इसका मतलब ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं यहां पर हम इसको इनके पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। तो हम R21 वेक्टर R21 को इनके पार्ट्स में जब ब्रेक करेंगे तो R21 का जो पार्ट होगा वो मैग्नीट्यूड इनटू प्रोडक्ट होगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12। अब हमें पहले से ही पता है कि R21 जो है वो R2 मैग्नीट्यूड ऑफ R21 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ R12 के इक्वल है। तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वो दोनों साइड सेम वैल्यू हो तो कैंसिल कर देंगे। तो यहां से क्या बचेगा, यहां से बचेगा कि R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12, ये चीज बचेगी हमारी। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, R21 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ R12, ठीक। अब यहां पर देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं R21 की जगह पर माइनस R12 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, ठीक है। इसको x मान लेते हैं इक्वेशन और इसको y मान लेते हैं। इन इक्वेशन x आप यूजिंग इक्वेशन x आप क्या करिए, वहां सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। आप R21 की जगह पर माइनस R12 कर दीजिए। करते हैं, अच्छा हमें पता है कि R21 का जो मैग्नीट्यूड है वो R12 के बराबर है। तो R21 की जगह मैं क्या कर देता हूं, R12 लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही R के बराबर है। और R21 की जगह मैं क्या करता हूं, मैं R12 रख देता हूं। R12 रखूंगा नहीं, माइनस ऑफ R12 रखूंगा। अब यहां से क्या हमें मिलेगा, इस माइनस को बाहर निकालते हैं, सबसे बाहर करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये जो चीज है ये एग्जैक्टली F21 के इक्वल है। के Q1 Q2 अपॉन R12 का मॉड का स्क्वायर इंटू R12, के Q1 Q2 अपॉन R12 के मॉड का स्क्वायर इंटू R12, ये बिल्कुल F21 के इक्वल है। तो इस पूरे की जगह, इस पूरे इक्वेशन की जगह हम सिर्फ F12 लग सकते हैं ना,
रख सकते कि नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, रखते हैं। इस पूरे की जगह पर माइनस के अलावा ये जो पूरा जो स्टेट हमने क्वेश्चन लिखा है ये F21 के इक्वल है, तो रखते हैं F21। अब यहां पर आप देखिएगा कि F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 आ रहा है, वेक्टर F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेक्टर F21। तो अगर दो वेक्टर इक्वल हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ है तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक दूसरे पर दोनों इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन, यानी जो फोर्स 1 पर लग रहा है 2 की वजह से वही फोर्स 2 पर लगेगा 1 की वजह से, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? फोर्सेस के अपोजिट होगी। आप यहां फिगर में भी देख सकते हैं 1 पर फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में और 2 पर फोर्स लग रहा है राइट साइड में, और ये दोनों फोर्सेस की मैग्नीट्यूड क्या है? इक्वल। तो यही न्यूटन्स का थर्ड लॉ है कि जब दो ऑब्जेक्ट्स हैं, जब वो दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो दोनों क्या करेंगे? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। ठीक है, अगर ए बी पर फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा, लेकिन फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी। तो अभी आज का जो लेक्चर है इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने कूलम्ब्स लॉ को समझा, हमने उसको वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस किया, हमने कूलम्ब्स लॉ को रिलेट किया न्यूटन्स के थर्ड लॉ से। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो बेस्ड होगा कूलम्ब्स लॉ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम समझेंगे नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, और साथ ही साथ कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को भी देखेंगे। तो कूलम्ब्स लॉ पर मैं 2 लेक्चर बनाऊंगा, ये हमारा पहला लेक्चर था कूलम्ब्स लॉ पर, एक्चुअली इस चैप्टर का तो दूसरा था लेकिन कूलम्ब्स लॉ का पहला लेक्चर था। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम सुपरपोजिशन को और कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस।